बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। जनाब स्पीकर, कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बजट पे बात करूं, लेकिन माहौल ही नहीं है ऐसा। आप पार्लियामेंट की हालत तो देख रहे हैं कि बात की जाए, और जब दिल ना कर रहा हो बात करने को या दिल से बात ना निकले तो उसमें असर नहीं होता। बहरहाल जनाब स्पीकर, बजट काफ़ी बजट देख चुके हैं, आए हैं, और जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो उसका जो बजट का पहला फिक्रा होता है वो यही होता है कि ये मुल्क मुआशी तौर से बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, और हम ये सारा किया धरा पिछली गवर्नमेंट का है, पिछली हुकूमत का है, उस पर हम डालते हैं। यहाँ अगली हुकूमतों वाले भी बैठे हैं, पिछली हुकूमतों वाले भी बैठे हैं। आवाम को समझ नहीं आती कि कौन सी हुकूमत का क्या कसूर था, किसने क्या किया। लेकिन ये है कि आवाम इतना ज़रूर जानती है कि 70 साल में इस मुल्क के वसाइल को ज़ाय किया गया है और गरीब की कोई नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बाकी चीज़ों पे तो बहुत सी बातें हैं करने की कि उन पे बंदा तकरीर करे तो बड़ा वक्त लगेगा, कि मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, और खैर की कोई खबर हो तो बताओ यारो, खैर की कोई खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। और हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। ये जो बजट तमाशा है, इसमें हमें इतना बताएं कि गरीब के लिए क्या किया गया है। बाकी तो ये हर साल हम बजट तकरीर में सब कुछ सुनते हैं, गरीब तक क्या पहुंचेगा। यहाँ सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, बहुत अच्छा किया, ख़ास तौर पे छोटे मुलाजमीन के लिए। मेरे ख्याल में जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं उनकी 30% बढ़ाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी तो आपने उन्हें 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया है पिछले दिनों में, और फिर आपने उनकी भी तनख्वाह बढ़ा दी। गरीब जो तनख्वाहदार तबका है ज़रूर डिज़र्व करता है। मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे कि इतनी तनख्वाहें बढ़ाई जाती, मुआशी हालात। मुझे नहीं पता चल रहा कि ये वसाइल कहाँ से आएंगे, लेकिन बहरहाल अच्छा किया। लेकिन ना आपने मजदूर के बारे में कुछ सोचा, ना किसान के बारे में कुछ सोचा। जो सरकारी मुलाजिम नहीं है उनकी जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया। मजदूर तो बेचारा मजदूरी करके मिल मालिक के हवाले कर जाता है। मजदूरों के चेहरे कितने पीले हैं, मजदूरों के चेहरे कितने पीले हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले। वो तो मिल मालिक सब कुछ ले जाता है, उसकी खुशबू सिपरा मिल मालिक ले जाता है। एक मजदूर का शेर है कि उसकी खुशबू सिपरा मिल मालिक ले जाता है, मैं लोहे की नाव से पैदा जो कस्तूरी करता। तो उन मजदूरों के बारे में क्या सोचा है, किसानों के बारे में क्या सोचा है। और मजदूर एक, मैं सराकी में फिर शेरो शायरी मेरी उसमें ज्यादा होती है। इतला सस्ता कर गई गरीबी को, हुण तो मजदूर विकदे बाजारें दे विच। इतला सस्ता कर गई गरीबी को, हुण तो मजदूर विकदे बाजारें दे विच। हर वडे शहर दे चौक बाजार विच 10 बजे ताईं खड़े ही कतारें दे विच। इंदी पूरी कदहीं कोई ख्वाहिश नहीं थई, इंदी पूरी कदहीं कोई ख्वाहिश नहीं थई। रोज दीवे बनेंदे मज़ारें दे विच, और रिज्क वंडण दे अपने फरिश्ते वटा, रिज्क वंडण दे अपने फरिश्ते वटा, ना तो मर्दन बशर इंतजारें दे विच। वो गरीब तो इंतजार कर रहा है, उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं है। तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ बात करूंगा ज़राअत पे, कुछ बात करूंगा कि ज़राअत के लिए एक ही शोबा है ज़राअत का जिसने ग्रोथ दिखाई है। आपके पूरे मुल्क में तमाम शोबे खिसारे में गए हैं, किसी शोबे में कोई ग्रोथ नहीं हुई। एक ज़राअत में 1.5% ग्रोथ हुई है। वजीर मौसूफ ने बजट में फरमाया कि ये जो हमने 200 अरब का पैकेज दिया उसकी वजह से है। जनाब वजीर साहब, वो आपका 200 अरब का पैकेज गरीब किसान तक पहुंचा ही नहीं है। आप कौन से 200 अरब के पैकेज की बात कर रहे हैं।
वो आपने फ्लड इफेक्टेड एरियाज में दिया था, वहां तो इस दफा गंदम काश्त ही नहीं हो सकी जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज थे। जो आपने बीज की रकम उनके लिए रखी थी और मुफ्त बीज देने का वादा किया था, वो किसान तक उस वक्त पहुंचा है जब गंदम काश्त करने का वक्त ही गुजर चुका था। आप खुदा के लिए ये वो शोबा जिसको आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसने 1.5% आपको ग्रोथ दिखाई है। यही आपकी तरक्की का रास्ता है, ज़राअत ही आपकी तरक्की का रास्ता है। और आपने फरमाया है कि हमने बजट में ज़राई कर्जों पे का जो 1800 अरब था, हमने 2250 अरब कर दिया। ये 1800 अरब या 2250 अरब जो है, ये किसान को तो मिलता है 20% से लेके 30% के सूद पे। अब 30% सूद वाला कर्जा लेके कौन सा कारोबार पनप सकता है? एक बैंक था ज़राई तरक्याती बैंक, जो कि किसान की फलाह के लिए बना था, किसानों को कम सूद पे वहां से कर्जे मिलते थे, उसको आपने कमर्शियल बैंक कर दिया है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि आप ज़राई बैंक से पूछते हैं कि आपने कितना नफा कमाया जी किसानों से, तो इस कर्जे का क्या फायदा जो आपने बढ़ाया है, और फिर ज़राई बैंक को देने की बजाय आप कमर्शियल बैंकों को ये कर्जे दे देते हैं कि आप किसान को दें। किसान तो ज़राई बैंक तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता था, MCOs जाते थे उस तक, कभी पैसे वैसे ले दे के उसे कर्जा मिलता था। तो आपने और कमर्शियल बैंकों को उसको भी कमर्शियल कर दिया, और कमर्शियल बैंकों को आपने, तो ये खुदा के लिए ज़राई बैंक को सिंगल डिजिट में ले आए उसका जो इंटरेस्ट है, और वे इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, मुनाफा कमाने वाला बैंक ना बनाएं, तब किसान को फायदा होगा इन कर्जों का। वरना ये सरमायादार आड़ती ले जाएंगे, किसान तक ये इसका कोई फायदा नहीं पहुंचना। दूसरा आपने लिखा है कि 5000 ट्यूबवेल जो हैं इनको सोलर पे कन्वर्ट किया जाएगा, और सोलर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आपने मराद दी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई तफसील नहीं दी गई कि किसान को क्या फ़ायदा होगा इससे, किसान से आप क्या लेंगे, और उसका ट्यूबवेल आप जब सोलर पे कन्वर्ट करेंगे तो किसान का क्या उसमें फ़ायदा होगा, क्या मराद देगी गवर्नमेंट उस पर, किस इलाके में, और किस इलाके में देगी। वो 50,000 ट्यूबवेल्स किसने इंडिकेट करने हैं, कौन से 50,000 ट्यूबवेल्स होंगे जिनको आप सोलर पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तकरीबन 11 लाख, मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 11 लाख ट्यूबवेल हैं जो बिजली पे चल रहे हैं, और बिजली अब इतनी महंगी है। पिछले दफ़ा जब नवाज शरीफ का दौर था उन्होंने 5 रुपए यूनिट किया था, अब 20 से 25 रुपए यूनिट है, फिर उसको आप बढ़ा रहे हैं मजीद। 1 घंटा 1000 रुपए में पड़ता है पानी का किसान को। 1000 रुपए वाला पानी लगा के किसान कौन सी फसल आपको जो है ना अच्छे रेट्स पे देगा? अभी मेरे भाई कोई कह रहे थे कि आटा सस्ता नहीं है, दालें सस्ती नहीं है। आप किसान के लिए इनपुट सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, खादें सस्ती कर दें, और डीजल सस्ता कर दें किसान के लिए, वो आपको अंबार लगा देगा, अनाज के हर एक चीज के अंबार लगा देगा। तो खुदारा क्यों नहीं इस तरफ आते? आप अगर IMF, मैं कहता हूं IMF की शर्तें क्यों मानते हैं आप? IMF तो कभी आपको खुद मुख्तार नहीं होने देगा, IMF तो कभी आपको उस शोबे में इन्वेस्ट नहीं करने देगा जहां आप जो है आप खुद मुख्तार हो जाएं, आप खुद कफील हो जाएं। वो तो चाहेंगे ना आप मरे ना जिए, हमेशा उनसे पैसे लेते रहें और आप उनके ज़ेर असर रहें। आप किसी मुल्क से कोई कर्जा ना लें, कर्जे ना लेने से सिर्फ उमरा की अयाशियां ख़त्म होंगी, हम लोगों की अयाशियां ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी। आए आप गरीब की तरह रहें, अपने वसाइल पैदा करें, और जब तक हम कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे हम कभी खुद इनसार नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं कि आप एक भी चीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई चीज़ एक्सप्लोर कर लें तो वही आपके मुल्क को अमीर से अमीर तर कर देगी। लेकिन आपको अपना पैदा करना पड़ेगा, और अपना आप तब पैदा करेंगे जब आप बाहर से लेना बंद करेंगे। बंद करें ना आए गाड़ियां, ना आए पुरतय्युस सामान। क्यों आप मंगवाते हैं लग्जरी चीजें बाहर से जो सिर्फ अमीर के लिए इस्तेमाल होती? अगर अमीरों की अयाशियां अल्ले तलल्ले खत्म होते हैं, होने दें, गरीब का सोचें, इस मुल्क का सोचें। इस तरह हम कभी खुद निसारी की तरफ भी नहीं जा सकते और गरीब की फलाह भी नहीं हो सकती जब तक हम बैरूनी मुल्कों से कर्जे लेते रहेंगे। एक और आपने लिखा कि बीज की दरामद पे टैक्स खत्म है। पहले तो यह है कि बीज दरामद ही क्यों करना पड़े? आपके रिसर्च के इदारे क्या कर रहे हैं?
अरबों रुपए के बजट है हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च के, तो कभी आपने पूछा है उनसे कि आप जो इतने पैसे खा रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, आपने कौन सा बीज पैदा किया है? कौन सा बीज अपने मुल्क की हालात के मुताबिक, आपके आबो हवा के मुताबिक आपने पैदा किया है? कुछ किया है आपने? यार कुछ भी नहीं कर रहे। ये चीजें जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ये अफसरों की अयाशियां बंद नहीं करेंगे, उनका खाना पीना बंद नहीं होगा, इस मुल्क में तरक्की नहीं होने लगी। आपने उनको गाड़ियां भी दे दी हैं, आपने उनका अनलिमिटेड तेल भी दे दिया है। अब सेक्रेटरी साहब की एक गाड़ी होती है, उसकी बीवी के लिए और है, बच्चों के लिए और है, अनलिमिटेड बजट है उनके पास। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क ने सरकारी अफसरों को गाड़ियां नहीं दी। आप गाड़ियों का अलाउंस दें, इतना गाड़ी पे खर्चा नहीं होता, इतना उसके तेल पे खर्चा नहीं होता जितना उसकी मेंटेनेंस की मद में लोग खा जाते। सर ये चीजें खत्म करें। आप पैसे दे दें अफसर को, गाड़ी वो अपनी यूज करे, वो फिर अगर उसने अपनी जेब से पेट्रोल डलवाना होगा तो बचत करेगा। बिजली का बिल अगर उसने खुद देना होगा, बिजली के बिल के पैसे दे दें उसे, तो वो रहम करेगा इस मुल्क पे, सोचेगा कि मेरी जेब से पैसे जाने। अब तो वो माल मुफ्त दिले बेरहम की तरह उड़ा रहा है हर बंदा। तो ये आप ये मैं पूछना चाहता था कि ये जो दरामद थी, इस पे जब शौकत अजीज का दौर था उस वक्त भी इस पे टैक्स खत्म किया गया था, तो क्या इस पे फिर टैक्स लग गया था कि फिर इसको खत्म किया जा रहा है? और दूसरा, आपने कहा कि हार्वेस्टर पे ड्यूटी खत्म। हार्वेस्टर गरीब किसान, काश्तकार, मुतवस्तित काश्तकार कहां से ले सकता है? वो तो करोड़ों रुपए का है। वो तो कोई सरमायादार ले आएगा हार्वेस्टर इंपोर्ट करके सस्ता, और वो मुंह मांगे दाम किसान को कहेगा कि आप मुझसे गंदम कटवाओ, तो किसान को उसका क्या फायदा होना है? आप गवर्नमेंट को चाहिए कि हार्वेस्टर गवर्नमेंट की कस्टडी में हो, कोई वहां पे लोकली ऐसे इदारे बनाए जाएं, वो किसान को तेल की कीमत लेके तो उसको गंदम काट दें उसकी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। इसका तो किसान को फायदा हो सकता है, लेकिन जो सरमायादार हार्वेस्टर ले आएगा उसने तो किसान को नहीं फायदा देना, उसने तो पैसा कमाना है, तो इसका क्या फायदा होगा? हाँ, ये है कि चावल के लिए आपने सीड इम्प्लांटर जो है वो उस पर रियायत दी है, अच्छा इकदाम है। आपने कहा कि एग्रो इंडस्ट्री पे टैक्स माफ कर दें। एग्रो इंडस्ट्री टैक्स जरूर माफ करें, लेकिन उस पर शर्त रखें कि वो देहाती इलाकों में लगाएं इंडस्ट्री, वो उन इलाकों में लगाएं जहां पे काश्त हो रही है वो फसल, जिस फसल से उसने चलना है। इंडस्ट्री लगाता है इंडस्ट्रियलिस्ट लाहौर में, इंडस्ट्री लगाता है इस्लामाबाद के करीब, कराची में, और फायदा काश्तकार को वो क्या देगी? काश्तकार के गाँव में आप इंडस्ट्री लगवाएं, वहां पे किसी को रोजगार भी मिलेगा, उसकी फसल भी वहां पहुंचेगी। तो इस पे ये शर्त होनी चाहिए, जरूर रियायत दें, लेकिन उसके साथ शर्त हो कि ये जो एग्रो इंडस्ट्री है ये देहाती इलाकों में लगाई जाएगी। उसका आपने आगे लिखा है कि वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि हमारी सब्जियां और फल पूरी दुनिया में हम जाते हैं, हमारी तरह का फलों का जायका सब्जियों का पूरी दुनिया में नहीं है, तो उसको आप प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करें, बड़ा अच्छा है। इसमें एक है पीएम की यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर स्कीम, इसका कोई फायदा नहीं है किसान को। आप ये जो यूथ एग्रीकल्चर स्कीम है, एग्रीकल्चर में आप दे रहे हैं, वो फिर शहरी बंदे ले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो शरायत हैं वो गांव का पढ़ा लिखा नौजवान उस पर कभी पूरा नहीं उतर सकता। ना उसे पता है कंपनी कैसे बनानी है, या ना उसे पता है कि इसके कागजात कैसे पूरे करने हैं, वो बैंक वाले मिल मिला के शहरी लोगों को दे देते हैं, इसका भी किसान को कोई फायदा नहीं है। दूसरा आपने लिखा है कि सूबाई हुकूमत के साथ छोटे किसानों के लिए सूद पे रियायत आप दे रहे हैं, वो ज़रूर दें, लेकिन ये जो 10 अरब यूथ इन्वेस्टमेंट वाला है और वो 10 अरब है, ये सारे मिला के आप किसान को दें, छोटे किसान को सूद में रियायत दें। ज़राई बैंक का सूद बहुत ज़्यादा है। और यहाँ मैं एक और गुजारिश करूँगा कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, थल के किसान के लिए मैंने दरखास्तें भी दी हैं, मैंने 3-4 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि थल के काश्तकार का वहाँ सिर्फ चने की फसल होती है, 2012 के बाद उसकी फसल नहीं हुई। वो इतना मकरूज हो चुका है बैंकों का सूद दर सूद कि वो अब ज़मीन बेच के अपना कर्जा उतार सकता है। आप जो अब नई स्कीमें दे रहे हैं, क्योंकि वो डिफाल्टर डिक्लेयर हो गया बैंक का, वो इस कर्जे से फायदा नहीं उठा सकता। आप उनके लिए, थल के काश्तकार के लिए 4 तहसीलें हैं, कोई 4-5 ब्रांचेज हैं ZTBL की,
उनको आप सूद में माफ़ी दें, कर्जे में माफ़ी दें, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि थल के काश्तकार की आप ज़मीनें तो आपने ले ली हैं, जो उसकी रखें थी वो आपने अलाट कर दी हैं, क्योंकि जब खुश्क साली होती थी और उसकी फसल नहीं होती थी तो वो अपनी भेड़ बकरियां पाल के उन भेड़ बकरियों से गुजारा करता था, जंगल में चरा के। वो ज़मीनें भी आपने ले ली और थल के काश्तकार को उन ज़मीनों के बदले में कोई ना तरक्याती पैकेज दिया गया है, ना कोई उन्हें एमनेस्टी स्कीम दी गई है और ना उन्हें कोई रियायत दी गई है उसके बदले में। तो ये थल का काश्तकार बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सब तमाम काश्तकारों का ख्याल रखें और थल के काश्तकार का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि थल के काश्तकार को उससे फ़ायदा होना चाहिए। मैं अपने हलके की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा हलका जो है वही लोग हमें वोट दे के भेजते हैं। एक जो अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, जब ये वज़ीर आला बने थे पंजाब से, उस वक्त ये बखर से MPA मुंतखब हुए थे बिला मुकाबला। बखर के लोगों का इन पे एहसान था, इन्होंने वादा किया था, ऐलान भी किया था कि मेडिकल कॉलेज बखर को दिया जाएगा, तो वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि वो अपना वादा पूरा करें। बखर के लोग अभी तक आपकी तरफ देख रहे हैं। आप उस वक्त के खादिम आला थे, आप वज़ीर आज़म बन गए, तो ये वादा आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। बखर के लिए मेडिकल कॉलेज ज़रूरी है। और एक मैंने पहले भी कहा था, थल मोटरवे, कि एक मोटरवे जो कि ईस्टर्न रूट है जंग के पास, उससे लेके डेरा इस्माइल खान तक बरास्ता बखर, ये बनाएं, क्योंकि ये इलाके मोटरवेज से बिल्कुल कोई NHA की स्कीम नहीं है इन इलाकों में। ये जब 132 किलोमीटर बनता है, ये अगर आप बना दें तो जो अपर पंजाब का जो गवादर का रास्ता है वो 500-600 किलोमीटर कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसका एक संगम बनता है सराय मुहाजिर पे थल के दरमियान में, वहाँ हमें फ्री इंडस्ट्रियल जोन दें। आप इंडस्ट्रियाँ बड़े शहरों में लगाए जा रहे हैं, हमारा थल पड़ा हुआ है, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं, बंजर ज़मीनें हैं, वहाँ नए शहर भी आबाद होंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो एक हमें फ्री इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे दें। और आखिर में मैं एक बात करूँगा सराइकी सूबे के हवाले से, कि हर जमात ने सराइकी लोगों से वादा किया कि हम आपको आपका सराइकी सूबा बना के देंगे, और हर जमात ने सराइकी लोगों के साथ धोखा किया। कभी 100 दिन का वादा किया, कभी कई महीनों का वादा किया, उनसे वोट लिए और फिर भूल गए। और वो सराइकी बेचारे वो कहते हैं, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज राह के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राह भर को मैं। हर किसी के साथ वो चले हैं, उनको वोट भी दिए हैं, लेकिन उनका सूबे का वादा किसी ने पूरा नहीं किया। तो सराइकी लोगों के लिए एक अलहदा सूबे की ज़रूरत है, और वो सूबा ज़रूर बनना चाहिए। उससे एक तो ये पंजाब का जो इम्बैलेंस है ये भी ठीक हो जाएगा, और सराइकी लोगों को उनका हक भी मिलेगा, उनको अपना सूबा मिलेगा। तो उसके लिए भी मेरी गुजारिश होगी हुकूमत से कि जहाँ आप इतने कवानीन, इतनी करारदादें मंजूर करवा रहे हैं, तो वहाँ सराइकी सूबे की करारदाद भी मंजूर करें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमने जमहूरियत की रट भी लगा रखी है, इंतखाबात भी चाह रहे हैं। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इन 70 सालों में हमारा ये जो सिस्टम था ये फेल हो चुका है। इसने लोगों के मसाइल का हल नहीं दिया। या जमहूरियत में नुक्स है, या हमारे आईन और कानून में नुक्स है। हमारा आईन और कानून ऐसे है जनाब स्पीकर, अभी मैं बात कर रहा था कि एक बादशाह ने, एक वाकया मैं आपको सुना, तो एक घोड़ा रखा हुआ था, बड़ा प्यारा था उसे, और 3 सिपाहियों की उन्हें ड्यूटी लगाई कि तुम्हारी 8 घंटे ड्यूटी होगी, तुम्हारी जिस की ड्यूटी में इस घोड़े को कुछ हो गया ना, उसकी मैं गर्दन कलम कर। खैर ऐसा हुआ कि एक दिन वो हर सिपाही जब ड्यूटी ऑफ करता था वो बादशाह को रिपोर्ट करता था, घोड़ा ठीक है जी, बिल्कुल आपका ठीक। तो एक सिपाही की ड्यूटी के दौरान घोड़ा मर गया। अब उस सिपाही ने कहा कि मैं क्या करूं। खैर वो बादशाह के पास गया, कहते हैं बादशाह सलामत, आपका घोड़ा बिल्कुल मोटा, ताज़ा, अच्छा, साफ सुथरा, बिल्कुल ठीक है, कोई नुक्स नहीं, बस एक थोड़ा सा नुक्स उसमें पड़ गया है कि उसे सांस नहीं आ रही। तो हमारा आईन और कानून ऐसे है जनाब स्पीकर कि इस पे अमल नहीं होता। ये वही घोड़ा है जिसे सांस नहीं आ रही। तो खुदारा आईन और कानून पे अमल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स दोबारा बैठें, हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। ये मसाइल का हल हमसे नहीं हो सका।
और हम इलेक्शन आप करवा देंगे अब भी, तो ये इलेक्शन भी नहीं चलने, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि तमाम जमहूरी कौमों में इलेक्शन मसाइल का हल होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन मसाइल को जन्म देता है। एक सारी कौम बैठ के, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के, 70 साल में हमने अपनी कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनाई। एक कौमी पॉलिसी पे मुत्तफिक हो जाए कि ये कौमी पॉलिसी है, इससे इनहराफ कोई नहीं कर सकता। और हमारे जो इदारे हैं उनको रेड लाइन डिक्लेयर करें, इदारों को, शख्सियात को नहीं। इदारों की तौकीर होगी तो मुल्क की तौकीर होगी। जो इन इदारों पे तनकीद करता है, जो इन इदारों के खिलाफ जाएगा, जो उस कौमी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, उसे लटका दें चौराहे में, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। बैठ के दोबारा से सोचें कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की कौम से माफ़ी मांगें और मेहनत करें और इस कानून पे, आइन पे अमल करें और अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। आखिर में एक शेर के साथ कि जो सर भी कशीदा है उसे दार करे है, जो सर भी कशीदा है उसे दार करे है, अगयार तो करते थे पर अब यार करे है। रोशनी होती है अब, घर जलता है अब देखें कि रोशनी होती है, एक शोला सा तवाफ़े दरो दीवार करे है। और है तर्क ताल्लुक़ ही इलाज गम जां, है तर्क ताल्लुक़ ही इलाज गम जां, पर तर्क ताल्लुक़ तो बहुत ख्वार करे है। ये तो सर अब भी वक्त है कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क को कैसे और किधर लेके जाना है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, कौमी पॉलिसी बनाएं, उसकी लाइंस के अंदर सब चलें और एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, एक दूसरे ये सियासी मुखालफतों को ज़ाती दुश्मनियाँ ना बनाएं। और इस का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से होना चाहिए और बैठ के इसको तय करें। एक और बात कि ये जो खुशामद का कल्चर है उससे ज़रा हमारे लीडरों को भी परहेज़ करना चाहिए और हम जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं हमें भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो खुशामद नहीं करता, जो दूसरी जमात के लीडर को गालियाँ नहीं देता, उसकी पार्टी में कोई इज़्ज़त नहीं। खुदारा इस कल्चर को ख़त्म करें। खुशामद का कल्चर जो है ना जी, कि नहीं वक़्त कोई अहले नज़र की, इबादत हो रही है सीम ज़र की। खुशामद से मिले तमगाए खिदमत, खुशामद से मिले सिफलूं को इज़्ज़त। खुशामद जो करे फ़नकार है वो, जो सच बोले यहाँ गद्दार है वो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी।